हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए एंड आल्सो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो पिछले लेक्चर में हमने जो यूनिट स्टार्ट किए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जिसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन परमाणु संरचना की जो थ्योरी, डाल्टन सिद्धांत और इसके आधारभूत कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उसके बारे में हमने स्टडीज़ की थी। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई, किसने की, उसके बारे में हम कर रहे थे, टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक कंटिन्यू नहीं हुआ था, आज हम आगे उस टॉपिक को जो है और कंटिन्यू करते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो हमारी यूनिट का नाम है परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। यूनिट हमारी क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम के, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने प्रारंभ में क्या पढ़ा था? स्टार्ट में माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पढ़े थे, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या करते हैं, जब उच्च वोल्टेज है, उच्च विभवांतर उसमें पास करते हैं दो इलेक्ट्रोड के मध्य, तो क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स इमिट होते हैं कहाँ से, कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण उत्सर्जित होते हैं कहाँ से, कैथोड से, और कहाँ जाते हैं, एनोड की ओर जाते हैं। उन कणों को क्या बोलते हैं? कैथोड पार्टिकल कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। कैथोड रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कण ग्रुप के रूप में ट्रैवल करते हैं। फिर उसकी अपने गुणधर्म पढ़े थे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कैथोड रेज होती है, इनका चार्ज टू मास रेशियो। अगली हेडिंग हमारी रहेगी चार्ज टू मास रेशियो। या चार्ज मास रेशियो कह सकते हो आप। ऑफ कैथोड रेज। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही ये चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो एक्सप्लेन दिया था किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। इंट्रोड्यूस या प्रोड्यूस बाय, गिवन बाय जे थॉमसन। इन 1897। किसके थ्रू? ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, प्रायोगिक का कंसेप्ट है। जे थॉमसन ने इसके लिए एक प्रयोग किया था चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेशन या कैलकुलेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो किसने बताया था, किसने दिया था? ये कंसेप्ट जे थॉमसन ने दिया था प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के तहत या उसकी हेल्प से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए या कैथोड रेज पार्टिकल से कैथोड रेज पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो को डिटरमाइन किया था, उसकी कैलकुलेशन की थी, उसका मैथमेटिकली जो वैल्यूज है उसको
फाइंड आउट किया था। अब देखते हैं 4 to मास रेशियो क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए और कैसे इसको फाइंड आउट किया था प्रायोगिक तौर से जे थॉम्सन ने। तो जे थॉम्सन ने क्या किया है 4 to मास रेशियो फाइंड आउट करने के लिए किसका, इलेक्ट्रॉन का कैथोड इसका, तो उसने क्या लिया कैथोड रेस ट्यूब जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब वही ग्लास की बनी होती है, अलग अलग शेप की होती है, डिजाइन की होती है। एक हम लेते हैं यहाँ पे कैथोड, ये मेटलिक प्लेट है, इलेक्ट्रोड है, और सेकंड अपन ले रहे हैं एनोड। क्या ले रहे हैं एनोड, और कैथोड और एनोड को हम क्या कर रहे हैं बैटरी के थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, इसको अपन कहेंगे कैथोड। मेटल की बनी प्लेट है, कैथोड है, और ये क्या है एनोड। और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का जो ये पोर्शन होता है, इस पोर्शन पे हम क्या करते हैं, जो फ्लोरोस्केन सब्सटेंस होते हैं मटेरियल, तो उसकी पॉलिश करते हैं। जो ल्यूमिनस क्रिएट करते हैं, चमक पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं, उसकी हमने यहाँ पे इस ग्लास के ऊपर क्या कर दी, इसकी पॉलिश कर दी है, लेप कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये पॉलिश साइड है। अब जैसे ही हम यहाँ पे दो नए क्षेत्र को आपको इंट्रोड्यूस करना है, एक तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और एक अपन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। जे थॉम्सन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में पहले तो उसमें एक्सपेरिमेंट किया बिना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। पहले इसने क्या किया, बिना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के क्या किया है, ये जो बैटरी है, इलेक्ट्रोड है, इसके मध्य क्या करते हैं हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास करते। तो उस केस में क्या हुआ यहाँ पे, उस केस में यहाँ से कुछ वही कैथोड पार्टिकल्स, कैथोड रेस, कैथोड पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं। दो कंडीशन मैं आपको बता दूंगा, क्लियर करना है। यहाँ से निकलेंगे और ये पॉइंट मैंने लिया है, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया है ए पॉइंट। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जब दो इलेक्ट्रोड के मध्य हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे ये पॉइंट ए में ले रहा हूँ, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, चमकदार बिंदु मिल रहा है। या फिर मैं दूसरा कंसिडर करता हूँ, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को एक साथ लगाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट है, जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है। इस प्लेट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये कौन सी पॉजिटिव प्लेट है, कुछ भी ले लूँ। अगर मैं इसको नेगेटिव प्लेट ले रहा हूँ तो ये कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। और मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, दूसरा मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, उसका मैग्नेट भी अप्लाई कर रहा हूँ। मैग्नेट का ये जो पोल मेरा ले रहा हूँ, ये कौन सा है, साउथ पोल ले रहा हूँ। इधर वाला पोल जो ये मैं ले रहा हूँ, नॉर्थ पोल ले रहा हूँ। अब पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम दैट मीन्स जे थॉम्सन ने क्या किया,
जब दो इलेक्ट्रोड के मध्य हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हाई वोल्टेज के साथ में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। इस केस में वो हाई वोल्टेज पर यहाँ पे कैथोड से जो रेज निकलती है, जो पार्टिकल इमिट होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जो अपोजिट प्लेट्स होती हैं, अपोजिट प्लेट की ओर क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। अपोजिट प्लेट का मीनिंग होता है यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये कैथोड रेज जो होती है, जो बिना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो सीधे जा रही थी, अब ये सीधे ना जाके क्या होती है, ये डिफ्लेक्ट होती है। कहाँ पे, इस पॉइंट को मैंने कहा पॉइंट नंबर सी है। सी पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, हमें कैसे पता चला, मतलब थॉमसन को कैसे पता चला, तो सी पॉइंट पे क्या मिला है, ब्राइट स्पॉट मिले हैं, चमकीले बिंदु मिले हैं। इसका मतलब ये पार्टिकल क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अब स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रहे। जब सेकंड केस में थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाकर, उस केस में ये पार्टिकल्स होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। कहाँ होते हैं, ये बाई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बी पॉइंट कहा। बी पॉइंट पे ब्राइटनेस क्रिएट होती है, इसका मतलब इसका डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, बी पॉइंट पे हो रहा है। और तीसरा केस क्या किया, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को एक साथ अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ के साथ साथ ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ क्या रखी, समान रखी। फिर यहाँ से क्या किया, पोटेंशियल क्रिएट किया। उस केस में यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, बीम ऑफ रेज जो इमिट होती है, वो सीधी जाती है, पॉइंट ए पे स्ट्राइक करती है। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है, यहाँ से जो कैथोड रेज होती है, कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, क्या होगी, जो अपोजिट प्लेट्स होती है, जैसे ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्टेड ना होकर क्या हो रही है, पॉजिटिव होती है प्लेट की ओर। अब इस पॉइंट को समझने से पहले एक बात आपको और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, हम ये जानते हैं, अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ, लाइक लाइक को अनलाइक करता है। समान आवेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट से ये रेज होती है, पार्टिकल्स होते हैं, दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये पार्टिकल्स होते हैं, इस पार्टिकल के ऊपर आवेश कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। दूर इसीलिए जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन तभी होगा। ये तो नेगेटिव प्लेट है, अगर नेगेटिव प्लेट की ओर आते हैं तो उसमें आकर्षण होता है, तो नेगेटिव प्लेट से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये बीम ऑफ रेज होती है, या कैथोड पार्टिकल्स होते हैं, कैथोड रेज होती है। कैथोड रेज कौन सा चार्ज कैरी करती है, नेगेटिव चार्ज कैरी करती है। कैथोड रेज है, कैथोड रेज के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसी के द्वारा चार्ज की यानी कैथोड रेज की प्रकृति का पता चला। किसने पता लगाया, जे थॉमसन ने। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो फाउंडर होता है, इसकी डिस्कवरी का जो क्रेज जाता है जे थॉमसन को जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें केस ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड रेज होते हैं, कैथोड पार्टिकल्स या कैथोड रेज पार्टिकल्स का क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। अब डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। डिफ्लेक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है, इसकी हम बात करेंगे। यानी डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, एंग्लो डिफ्लेक्शन कह सकते हो। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। यहाँ पे कैथोड रेज का पास होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तब ए पॉइंट पे, ए बिंदु पर यहाँ पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, टक्कर करती है। जब हम क्या करते हैं, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक प्लेट जो पॉजिटिव प्लेट होती है, उस प्लेट की ओर कैथोड रेज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब सी पॉइंट पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा, चमकीला बिंदु मिलेगा। और यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, उस केस में पार्टिकल्स होते हैं साउथ पोल की ओर जो होता है वो डिफ्लेक्ट होता है। साउथ पोल क्या होता है, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल होता है। ये पॉजिटिव पोल होता है, सॉरी साउथ जो पोल होता है नेगेटिव पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है वो क्या, ये जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साउथ होता है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। ये पोल होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बी पॉइंट पे जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, ये इसकी कंडीशन होगी। अब यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन जो होता है, डिफ्लेक्शन एंगल जिसको बोलते हैं अपन थीटा बोलते हैं।
ये स्टेट पार्ट था। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में, प्रेजेंस में जो यहाँ पे कैथोड रेज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में जो डिफ्लेक्शन होता है, इस डिफ्लेक्शन को कैसे पता करते हैं, डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो होता है किस पे डिपेंड करता है, कंसेप्ट की फॉर्म में लिखना है। यहाँ से जो निकलने वाले पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के मास के क्या होता है, विद क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है, मास ऑफ पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल जितना भारी होता है उसमें डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। और डिफ्लेक्शन किसके समान, डिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ से जो ये पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, कैथोड रेज पार्टिकल्स के अलावा और भी कोई पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो ये पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है जितना ज़्यादा होता है, डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। दैट किसी डिफ्लेक्शन चार्ज के क्या होगा, आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। चार्ज और पार्टिकल्स, पार्टिकल कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं। पार्टिकल के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होता है, अब चार्ज में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चार्ज की हम बात करेंगे। जितना अधिक चार्ज होता है डिफ्लेक्शन उसमें उतना ही अधिक मिलेगा। और डिफ्लेक्शन जो होता है यहाँ पे अपने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज होती है, जितना ज़्यादा फील्ड होता है, डिफ्लेक्शन यहाँ पे ये जो मिलता है, थीटा जो मिलता है, इस थीटा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिलती है। क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, यानी फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ जितनी हाई होगी, डिफ्लेक्शन उतना ही अधिक होगा, हाई होगा। ये हमें ध्यान रखना है। एक बार वापस मैं इसको समराइज कर देता हूँ। चार्ज टू मास रेशियो कैसे पता करते हैं, इसकी वैल्यू अभी तक हमने नहीं पता की है। चार्ज टू मास रेशियो का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है क्या होती है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज पार्टिकल कह सकते हैं। जे थॉमसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में डिस्कवरी की, कब की थी, 1897 में। किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड, दूसरा एनोड होता है। फिर इसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाते हैं। जब हम ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड के मध्य उच्च वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस केस में यहाँ से जो कैथोड रेज निकलती है, कैथोड रेज से निकलने वाले पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या करते हैं, विस्थापित होते हैं। दैट मीन्स इसी पॉइंट पे क्या करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं, ब्राइटनेस क्रिएट करते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उस केस में ये पॉइंट क्या, ये रेज होती है, क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, साउथ पोल की ओर क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या होता है, हमें ब्राइट स्पॉट मिलता है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों को अप्लाई करते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड समान रखना है और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में यहाँ से जो निकलने वाले कैथोड रेज पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, सीधे बिना किसी डिफ्लेक्शन, बिना किसी विस्थापन के सीधे ही निकल जाते हैं। पॉइंट ए पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे चमकीला बिंदु मिलता है, ब्राइट स्पॉट मिलता है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इसे हम मतलब यहाँ पे थॉमसन ने क्या कंक्लूजन निकाला, थॉमसन ने कंक्लूजन ये निकाला, यहाँ से निकलने वाली कैथोड रेज होती है, ये कैथोड रेज किस प्रकार के आवेश को कैरी करती है, ये नेगेटिव आवेश को कैरी करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्लेट से विस्थापित हो रही है, नॉर्थ पोल से क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। इससे इसने कंक्लूजन निकाला, ये पार्टिकल्स होते हैं, कैथोड रेज पार्टिकल्स होते हैं, कैसे होते हैं, कैथोड रेज आर कैरीड नेगेटिव चार्ज। ये कैथोड रेज क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करती है। यानी कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज होता है कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इस नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल्स को क्या कहा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने क्या कहा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शब्द दे दिया था। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल्स आर नोन एज, these particles are known as electrons. As electrons.
जे थॉम्सन ने इन नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल्स को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का फाउंडर है, डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट कौन था, जे थॉम्सन ने था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो डिफ्लेक्शन होता है, जो विस्थापन आता है, विस्थापन किस पे डिपेंड करता है? विस्थापन एक तो यहाँ से निकलने वाले पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल के द्रव्यमान पे, इसके मास पर डिपेंड करता है। जो पार्टिकल जिसका मास जितना ज़्यादा होता है तो उसमें डिफ्लेक्शन उतना ही कम होता है, यानी भारी पार्टिकल में विस्थापन कम होता है। यानी हल्का पार्टिकल्स, एक आपको हाइड्रोजन पार्टिकल दे रखा है, दूसरा हीलियम पार्टिकल दे रखा है। हमें पता है हाइड्रोजन पार्टिकल का द्रव्यमान कम होता है किसके तुलना में, हीलियम में। तो हाइड्रोजन में विस्थापन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर अपन बात करते हैं चार्ज ऑन पार्टिकल्स। पार्टिकलों पर जितना ज़्यादा चार्ज होता है, अगर मास को अपन समान कांस्टेंट रखते हैं तो हम चार्ज की बात करेंगे। चार्ज जितना ज़्यादा होता है उस पार्टिकल में विस्थापन उतना ही ज़्यादा होता है। चार्ज यहाँ पे कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और तीसरा विस्थापन किस पे डिपेंड करता है, फील्ड स्ट्रेंथ पर। यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड के मध्य जो फील्ड लगा रहे हैं, जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज जितनी ज़्यादा हाई होगी तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो प्राप्त होता है, डिफ्लेक्शन उतना ही अधिक होता है, उच्च मात्रा में होता है। अब हमने यहाँ पे इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा जे थॉम्सन ने क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को पता किया। चार्ज टू मास रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। किसने किया, जे थॉम्सन ने पता किया। कैसे किया और कितना आता है उसकी हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो होता है, कितना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन was given by जे थॉम्सन। डिस्कवर कह सकते हैं, गिवन कह सकते हैं। वही 1897 में। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो अपन कैसे पता करते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑन इलेक्ट्रॉन्स जो मिलता है, कितना मिलता है, 1.6820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो है। आवेश द्रव्यमान अनुपात इलेक्ट्रॉन का आता है, कितना आता है, 1.758820 इंटू 10⁻11। ये इसकी इकाई यूनिट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मिलेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इस आवेश की खोज किसने की थी, आवेश कितना होता है, नेगेटिव आवेश होता है। ये तो जे थॉम्सन ने हमने अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसके द्वारा बता दिया था। आवेश होता कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यानी मैथमेटिकली वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि चार्ज टू मास रेशियो ये आता है, तो चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है। उस इलेक्ट्रॉन के आवेश की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने ज्ञात किया था, किसने दिया था, R.A. मिलिकन ने दिया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो अगला हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को या इसके जो मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया था, किसने किया था, कैलकुलेट बाय, ये कैलकुलेशन किसने की थी, कैलकुलेट बाय R.A. मिलिकन। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना मिलता है, A अपॉन चार्ज टू मास रेशियो।
इलेक्ट्रॉन का जो आवेश मिलता है कितना मिलता है, इसकी वैल्यू जो मिलती है कितनी मिलती है, 1 पॉइंट माइनस में इसकी, या डायरेक्टली लिख दो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज मिलता है कैसे मिलता है, चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज टू मास रेशियो को क्या किया है, डिवाइड किया है m/e me, इसकी जो वैल्यू जो मिलती है कितनी मिलती है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो सिंपली हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू मिलती है नेगेटिव में। और इसको किसने पता किया था, आर एम मिलिकन ने पता किया था। किसके द्वारा किया था, विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तेल बूंद प्रयोग के द्वारा। तेल बूंद प्रयोग क्या है वो आपको ध्यान नहीं रखना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने कैलकुलेट किया, आर ए मोलिकन ने। कितना मिलता है, माइनस इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है उसकी हम बात करें -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम मिलता है। और यूनिफाई वैल्यू के फॉर्म इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन क्या कहेंगे, या रिलेटिव चार्ज की बात करें, रिलेटिव चार्ज को अपन कंसिडर करते हैं, इस रिलेटिव चार्ज को अपन कंसिडर करते हैं इज इक्वल टू -1। इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है, इस रिलेटिव चार्ज की हम बात करें तो इसका कितना होता है, -1 होता है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर द्रव्यमान की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन किया था किसने किया था, वही थॉमसन के प्रयोग के द्वारा किया था। और कितना आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वही चार्ज टू मास रेशियो के द्वारा ही, इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही किया था। क्या मिला था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज में पता है कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। चार्ज टू मास रेशियो क्या पड़ा था अभी, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी पड़ा था अपने। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है। हालांकि यहाँ पे माइनस साइन है तो मास कभी भी माइनस नहीं होता, तो माइनस साइन नहीं रखना है। द्रव्यमान हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। कितना मिलता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये मास, इस मास को अपन क्या करते हैं, यूनिफाइड वैल्यू में चेंज करें तो क्या मिलेगा, 0.0054 यू, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। जो एटॉमिक मास AMU जो होती है, AMU के अकॉर्डिंग, ये तो किलोग्राम है, इसको मैंने क्या किया है AMU के रूप में लिखा है। तो कितना मिलता है, 0.0054 यू मिलता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंग इसका मास मिलता है। अब हम इलेक्ट्रॉन के मास और अगर प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन एटम के मास की हम तुलना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान या हाइड्रोजन के द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग कितना होता है, इट इक्वल टू 1837 टाइम मास ऑफ H एटम। हाइड्रोजन परमाणु के मास से इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम कम होता है, या फिर हाइड्रोजन परमाणु का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना अधिक होता है, ज़्यादा होता है। ये रिलेशन ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया हुआ है। तो ये हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़, इसका चार्ज मास रेशियो कैसे पता करते हैं, क्या करते हैं, एक बार वापस मैं समराइज़ करा देता हूँ। अभी हमने यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो पढ़ा, क्या पढ़ा, चार्ज टू मास रेशियो या कैलकुलेशन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने डिस्कवर किया था, J.J. थॉमसन ने। कब किया था, 1897 में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो क्या आता है, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आता है। फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, चार्ज होता है, उसको किसने पता किया, चार्ज नेगेटिव होता है, ये तो पता किया है, किसने किया, J.J. थॉमसन ने। चार्ज होता कितना है, उसका परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस मैग्नीट्यूड को R.A. मोलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता किया। ये कितना आता है, -1.6
6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आता है। फिर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी जे थॉम्सन ही पता किया था, कितना आता है, कैसे पता किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो, इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिला, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिला। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। या फिर इसको यूनिफाइड यूनिट में इसको बताए तो कितना मिलता है, 0.00454 यूनिफाइड वैल्यू मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन और अगर मैं प्रोटॉन या हाइड्रोजन के मास की तुलना करूं, इन दोनों में से कौन भारी होता है, कौन हल्का होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान से, इसके मास से 1837 टाइम कम होता है। यानी हाइड्रोजन जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी होता है, कितने गुना भारी होता है, 1837 गुना भारी होता है। इतना हल्का इलेक्ट्रॉन होता है, इतना छोटा पार्टिकल्स होता है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा किसके बारे में, पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है, उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगले हमारे पार्टिकल्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। अगले सेशन में इन दोनों पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे रिगार्डिंग, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो उस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।